अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है फिज़िक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक की अगर बात की जाए बच्चों, ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। इसको आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ये टॉपिक आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एक्चुअली जो मैक्स प्लैंक था 1900 में उसने इस थ्योरी को प्रेजेंट किया था। और ये थ्योरी तकरीबन आपके पास डिफरेंट किस्म की जो रेडिएशंस हैं उनको ऑल वेव लेंथ्स पे वेरीफाई करती है। मतलब कि अब देखा ये जा रहा है कि आपके पास डिफरेंट तरह की वेव्स हैं, जैसे गैमा रेज हैं, एक्स रेज हैं और बीटा रेडिएशन, इन सब की पेनिट्रेटिंग पावर डिफरेंट होती है। लेकिन इन सब के पेनिट्रेटिंग पावर के ऊपर जो वेवलेंथ का पैटर्न बनता है वो भी हम कह सकते हैं श्योरली क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से प्लैंक्स ने जो है ये थ्योरी जो है एक्सप्लेन की थी। और इस थ्योरी के मुताबिक क्या है कि जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, अगर बात की जाए किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन अ सेंस हम कह सकते हैं एक्स रेज भी हैं, गेमा रेज भी हैं, बीटा रेज भी हैं और अल्फ़ा रेज भी हैं, ठीक है। इन तमाम को हम लोग देखते हैं तो हमारे पास डिफरेंट कंसेप्ट हम लोग इससे रिलेट करते हैं। वो कंसेप्ट किस तरह से रिलेट करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो है ना असल में वो एक्सप्लेन नहीं कर सकी किस चीज़ को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। जो उससे पहले मैंने आपको इसका आइडिया दिया कि वो थ्योरी आपके पास जो है वो इंटेंसिटी वेवलेंथ की जो डिफरेंट कर्व्स में आ रही है उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकी। इंटेंसिटी क्या होती है बच्चों, इंटेंसिटी का आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इंटेंसिटी की डेफिनेशन के तौर पे मैंने साइड पे लिखी है, इन्फॉर्मेशन के तौर पे आपने इसको याद रखना है कि इंटेंसिटी एक्चुअली क्या होती है बच्चों। इंटेंसिटी इज़ दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी कि जिसके साथ वो आपके पास किसी पैटर्न से मूव करते हुए अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देती है। वो क्वांटिटी आपके पास क्या कहलाती है बच्चों, इंटेंसिटी कहलाती है, ठीक है। यानी कि नंबर, जैसे हम कहते हैं नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। एक सेकंड में कितनी आपके पास वेव्स किसी एरिया से पास आउट करती हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती हैं। इन टर्म इंटेंसिटी हम कह सकते हैं उसकी पीक वैल्यू को, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम तो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। क्वांटम थ्योरी रेडिएशन के मुताबिक जनरल थोड़ा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है, वो लिखा हुआ है कि 1900 में मैक्स प्लैंक ने प्रेजेंट की थी थ्योरी दैट वाज इन कंप्लीट एग्रीमेंट विद एक्सपेरिमेंट एट ऑल वेवलेंथ्स। कहते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट वेवलेंथ्स के ऊपर आपके पास इसने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। और उन वेवलेंथ्स के मुताबिक अगर हम देखें तो यही है कि आपके पास जो रे होती है वो हर तरह की वेवलेंथ बना सकती है। जो अल्फा रेज है या गेमा या बीटा, वो डिफरेंट किस्म की वेवलेंथ्स बना सकती है। अब वो जो बनाएगी तो अपने पैटर्न को चेंज करेगी, पैटर्न को चेंज करेगी तो उसकी वेवलेंथ चेंज होगी। वेवलेंथ के चेंज करने से इन रिजल्ट आपके पास उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। तो आप दो साइंटिस्ट थे बैकग्राउंड में, अगर देखें दो साइंटिस्ट थे, एक रिले था और दूसरा जीन था। रिले जीन ला के मुताबिक अगर देखा जाए तो क्या कहते हैं कि इट स्टेट दैट द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय द बॉडी, यानी कह सकते हैं कि इट स्टेट दैट द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेव लेंथ रेज टू द पावर ऑफ 4। अब ये पावर ऑफ 4 क्यों लिखा गया, यानी डायरेक्ट रिलेशन उन्होंने बताया उसका टेम्परेचर के साथ, यानी कि जितनी हम ब्लैक बॉडी से इमिट होने वाली जो रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, इतना ही हम कह सकते हैं वो आपने टेम्परेचर भी क्या रखा होगा उसका ज़्यादा होगा, ठीक है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेव लेंथ रेज टू द पावर ऑफ 4। लेकिन वेव लेंथ उसकी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, यानी कि इंटेंसिटी का और वेव लेंथ का इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। तो यही बता रही कि अब रेज टू द पावर ऑफ 4 क्यों लिखा उन्होंने, यानी कि 4 गुना टेम्परेचर को बढ़ाने से ऐसा होगा। टेम्परेचर को बहुत एक्सीड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो रेज होती है आपस अल्फा रेज, बीटा रेज, गेमा रेज, इनका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली आपस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ग्राफिकली अगर हम देखें तो आपस इंटेंसिटी और वेव लेंथ के दरमियान मैंने ये बनाया है, ठीक है। अब इसमें यही बता रहे हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास इंटेंसिटी इंक्रीज़ होती जा रही है और इंटेंसिटी के इंक्रीज़ करने से आपके पास वेव लेंथ भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन वेव लेंथ अगर देखा जाए इन द सेंस वो डिक्रीज़ भी करेगी, पहले कम थी, ठीक है। अब जब इंटेंसिटी कम होगी तो आपस वेव लेंथ क्या हो जाएगी उसकी कम। लेकिन एक चीज़ है कि वेव लेंथ का यहाँ पे इंटेंसिटी के साथ हमने क्या पढ़ा था, इन्वर्स रिलेशन पढ़ा था। इस चीज़ को आपके पास जो वेव मैकेनिकल मॉडल है या फिर जो हम कहते हैं जो हमारे पास क्लासिकल थ्योरी है या जो वेव थ्योरी है उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकी है। कहते हैं रिले जीन एंड वेन दोनों जो थे इनके डिस्प्लेसमेंट जो ला था बोथ एक्सप्लेन ओनली सिंगल एस्पेक्ट ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। उन्होंने सिर्फ एक ही एक्सपेक्ट को जो है वो एक्सप्लेन किया डिस्ट्रीब्यूशन को अमॉन्ग इंटेंसिटी वेव लेंथ कर बट नॉट इंटायर थ्रू आउट द कर। उन्होंने कहा कि ऑल वेव लेंथ्स पे क्या होगा क्या नहीं होगा उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सके। और उसी के लिए आपके पास एक थे ये बना था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और कहते हैं 1900 में मैक्स प्लैंक ने इसको प्रेजेंट किया था और इसके
मुताबिक जो ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम होता है उसने उसको एक्सप्लेन किया था डिफरेंट रेडिएशंस के ऊपर, डिफरेंट वेवलेंथ्स के ऊपर उसने डिफरेंट डायफ्रैक्शनल टेक्निक्स को अप्लाई करके उसने क्या किया था, इसको एक्सप्लेन किया था। इसके मुताबिक ये है कि आपके पास कोई रेडिएशन जो होती है बच्चों, इसके मुताबिक हम कह सकते हैं क्या था आपके पास, ये था कि रेडिएशंस ही मेड टू अजम्पशंस, दो अजम्पशंस उसने बनाई थी रेडिएशंस के हवाले से। पहली अजम्पशन क्या थी, पहली अजम्पशन ये थी कि द एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ रेडिएशंस फ्रॉम द ब्लैक बॉडी इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स, यानी कि जब आपके पास कोई फोटान प्रोसीड करता है किसी सोर्स से आगे जा रहा होता है, रेडिएट हो रहा होता है ब्लैक बॉडी से, तो उस टाइम वो डिफरेंट, देखो पहले स्टार्ट में हमारे पास ये पैटर्न बनेगा, देन वो कह रहे हैं कि असल में जब वो प्रोसीड करता है तो वो इस तरह से पैकेट्स की सूरत में प्रोसीड करता है। ये 3 नंबर ऑफ पैकेट्स हैं, मतलब नंबर ऑफ पैकेट्स की सूरत में क्या करेगा, आगे ये प्रोसीड करके जाएगा। ठीक है, तो पहला अजम्पशन उसका यही था। तो उन्होंने वहाँ पे वर्ड यूज़ किया पैकेट्स विच टर्न्ड एज क्वांटा एंड दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, और इसका रिलेशनशिप जो है फ्रीक्वेंसी के साथ बिल्कुल उसने क्या लिखा, डायरेक्ट लिखा कि फ्रीक्वेंसी के साथ इसका जो होगा रिलेशनशिप वो डायरेक्ट होगा। ई इज इक्वल्स टू एच एफ, एच आपके पास प्लांक्स कांस्टेंट है और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34 जूल सेकंड। ठीक है, कह रहे हैं अगर फर्ज करें कि nth ऑर्बिट के लिए अगर आप ये निकाल रहे हैं, ठीक है, तो nth ऑर्बिट के लिए आप क्या करेंगे, ई ऑफ एन, एनर्जी ऑफ द एन ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। ठीक है, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ आप लिखेंगे प्लांक्स कांस्टेंट का जो भी आ रहे हैं उसको जितने जो जिस नंबर ऑफ रेडिएशन की आप बात करें, 2 की बात करें, 3 की बात करें, यहाँ पे आप इसको अप्लाई करेंगे, कोई भी रियल नंबर हो सकता है 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो आपने ये चीज़ भी पढ़ी है कि इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा और सी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ठीक है, तो इस चीज़ को आगे फर्दर किसने प्रोसीड किया, आइंस्टाइन ने इसी कॉन्सेप्ट को आगे फर्दर प्रोसीड किया था। तो पहले एग्जाम्पशन के बारे में यही था कि आपके पास जब एनर्जी किसी जगह से प्रोसीड करती है तो वो क्वांटा की सूरत में करती है, पैकेट्स की सूरत में करती है, वो अपने आप को क्या कर लेती है, डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है। ठीक है, तो कहते हैं दैट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड ओनली इन डिस्क्रीट पैकेट्स कॉल्ड फोटॉन। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि एनर्जी ऑफ ईच फोटान इज एच एफ एंड इट्स मैक्सिमम इज, अगर मैक्सिमम निकालें तो हम क्या निकाल सकते हैं, तो जब मैक्सिमम की बात आती है तो बच्चों आप यहाँ पे आइंस्टाइन को रिलेट करोगे, आइंस्टाइन का जो एनर्जी मैस रिलेशन था उसको यूज़ करेंगे, ई इज इक्वल्स टू एच एफ होता है और इसी को हम कहते हैं कि ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर भी है। अब ई की जगह पे आप एच एफ को जो है वैल्यूएट करें एंड देन यहाँ पे आपस एम सी स्क्वायर, अब एम सी को अलग करने का और सी को अलग करने का मकसद ये था कि चेंज इन मोमेंटम जो आ रहा है यहाँ पे जो मोमेंटम आएगा आपस वो आपने शो करना है। तो आपको पता है कि मोमेंटम इज इक्वल्स टू एम सी, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट हेयर या स्पीड ऑफ रे हेयर। ठीक है, तो आप लिखेंगे P इंटू सी। ठीक है, अब आपने इसको दोबारा से अरेंज करना है, एच एफ बाई सी, ये सी जाके वहाँ डिवाइड हो जाएगा इंटू पी। ठीक है, और आपने ये पढ़ा भी था कि सी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा है, तो उसकी वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं। दिस वन इज द फर्स्ट एजम्पशन, इसके मुताबिक यही था कि आगे उसकी एनर्जी उसके पैटर्न क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, और एनर्जी जो फोटान है वो स्टार्ट में बिल्कुल एक पैटर्न से आती है लेकिन बाद में आगे वो क्वांटाज में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास एजम्पशन नंबर 2 था। अब एजम्पशन नंबर 2 की अगर बात करें तो इसमें कह रहे हैं कि एटम्स इन मॉलिक्यूल्स इमिट और एब्जॉर्ब रेडिएशंस, कहते हैं इमिट कैसे करते हैं और एब्जॉर्ब कैसे करते हैं रेडिएशंस को, इमिट और एब्जॉर्ब रेडिएशंस व्हेन दे जम्प फ्रॉम वन क्वांटम स्टेट टू अनदर क्वांटम स्टेट। इसका मतलब ये है कि स्टार्ट की क्वांटम स्टेट, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज यहाँ मैं आपको थोड़ा सा इलस्ट्रेट करती हूँ किस तरह से हो सकती है। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि पहले वो इस तरह से ट्रेवल करके आया, ठीक है, फिर जब वो आगे जाएगा तो उसकी पैटर्न और थोड़ा सा कम हो जाएगा, फिर आगे जाएगा और पैटर्न कम हो जाएगा। तो ये आहिस्ता आहिस्ता से अपने जो है पार्टिकल्स को क्या कर रहा है, मिनिमाइज कर रहा है और फर्दर डिफरेंट पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो यही बता रहे हैं कि जब वो एक क्वांटा स्टेट ये थी इससे जंप करके दूसरे क्वांटा स्टेट में जा रहा है तो आपके पास एनर्जी के पैटर्न को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ठीक है, तो कहते हैं एनर्जी ऑफ वन क्वांटम इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ टू एनर्जी लेवल। ये याद रखना है कि आपके पास एक क्वांटम की जो एनर्जी होगी डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ टू एनर्जी क्वांटम लेवल्स, यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि आपके पास यहाँ से अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो इंटर हो रहा है या फिर अपना पैटर्न शो कर रहा है, आ रही है रे, ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो जितनी अमाउंट में एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब होगी उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपस क्या होगी इसमें से इमिट भी होगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ओल्ड टाइम्स में कहते थे कि इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब और रेडिएट एनर्जी कंटिन्यूसली, यानी कि कंटिन्यूस पैटर्न है, ये होती रहती है, ऐसे करता रहता है। एक बोहर का मॉडल भी इस वजह से रिजेक्ट हुआ, उसने कहा था कि आपस एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता कोई एनर्जी के पैटर्न को चेंज नहीं करता। उसने लाइन स्पेक्ट्रम और आपस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट जरूर दिया था, ठीक है, लेकिन उसे एक्सप्लेन नहीं कर सका उस चीज़ को। लेकिन ये है कि यहाँ पे आपके पास ये बता रहे हैं कि जब आपस इलेक्ट्रॉन या कोई भी पॉजिट्रॉन जो भी है
द न्यूक्लियस या फिर इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट्स। जब वो रिवॉल्व करता रहता है तो आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है, और एनर्जी रिलीज करते करते वो एट द एंड क्या करता है, वो जंपिंग का मैकेनिज्म शो करता है, एक्साइट होना होता है उसने, ठीक है। कहते हैं ओल्ड टाइम्स में यही था कि इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है या रेडिएट करता है एनर्जी को कॉन्टीन्यूसली, ठीक है। क्वांटम थ्योरी जो है वो बताती है कि एनर्जी एब्जॉर्ब्स और रेडिएट्स एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जो है एब्जॉर्ब भी करता है, रेडिएट करता है एनर्जी को डिसकॉन्टीन्यूसली, ये कॉन्टीन्यूस मैनर में नहीं हो रहा होता ये प्रोसेस। यहाँ पे एनर्जी जब लास्ट हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करेगा, ठीक है। ये पैटर्न जो है वो एक्सप्लेन पहले नहीं हो सका। तो पास्टुलेट के मुताबिक पहला बता रहे हैं कि एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड बाय अ बॉडी इज डिसकंटिन्यूड मैनर। एक तो ये याद रखना है, पास्टुलेट जो आपने सारा सीखा उसमें यही है कि एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, एनर्जी चेंज हो जाती है। एनर्जी आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा होता है तो एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है, ठीक है, इमिट कर रहा होता है। देन वो बता रहे हैं कि अ बॉडी एब्जॉर्ब्स एंड इमिट्स एनर्जी इज इन डिस्क्रीट वे, वो कहलाती क्या है, क्वांटा। उसी को हम क्वांटा कहते हैं। क्वांटा इज प्लूरल एंड क्वांटम आप क्या कहते हैं, सिंगुलर होता है। फोटॉन्स भी आपस सिंगुलर होता है, ठीक है। कंक्लूड क्या किया, कंक्लूड हम सिंपल कर देते हैं कि आपस ये होता है बच्चों के एटम्स और मॉलिक्यूल्स विल इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली व्हेन इट चेंज स्टेट। If it remain in one quantum state, no energy is emitted or absorbed. क्वांटम की स्टेट कैसे चेंज हुई है आपने देखा होगा, यहाँ पे आपस थोड़ा सा पैटर्न था, बिल्कुल कॉन्टिन्यूस पैटर्न था, फिर जैसे से वो डिसकॉन्टिन्यूस पैटर्न में कन्वर्ट होता गया तो उसमें इसकी अपनी स्टेट को चेंज करता गया। याद रखें कि एनर्जी कंजर्व रहती है जब तक क्वांटम की स्टेट चेंज ना हो। एनर्जी कंजर्व होना बंद हो जाती है जब एनर्जी अपने क्वांटम जो अपनी स्टेट को चेंज करता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। कमेंट करें, लाइक करें और मुझे बताएं, सब्सक्राइब भी करें चैनल को। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया।